अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और जैसा कि आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं, उनके वन शॉट बना रहे हैं। बच्चों, आपको किसी किस्म के तुक्के लगाने की, किसी किस्म के गेस की, किसी शॉर्टकट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरे चैप्टर्स को एक लेक्चर में रिवाइज करते हैं और इस तरह से रिवाइज करते हैं कि हम उसकी एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कैसे एमसीक्यूज हम बना सकते हैं, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन हमने तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे तैयार करना है, कौन सी एग्जांपल्स करनी है। तो पूरे चैप्टर को एक एक लाइन को हम रिवाइज करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 15 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकेंड ईयर फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 15 है। इससे पहले हम चैप्टर 12, 13, 14 कर चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए। इसके अलावा सेकेंड ईयर फिजिक्स की जो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तमाम वीडियो लेक्चर्स, उनकी एक सिंगल प्लेलिस्ट बना के वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम कोशिश करेंगे कि थोड़े टाइम में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दें और इस तरह से रिवाइज करें कि हर टॉपिक से आपको आइडिया हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का और लॉन्ग क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करें जी हम। बस करना आपने ये है कि जैसे मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक है, इस तरह से आपने भी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक को पकड़ के अपने हाथ में रख लेना है और हमने स्टार्ट कर देना है जी। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका जो पेज नंबर 81 है, यानी कि ये जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का ये पेज नंबर 81 है। तो वहां पर जो सबसे पहले ये डिस्कवर कब किया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहां पर लिखा हुआ है 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी एक ही टाइम पे दोनों ने डिस्कवर किया। हालांकि जोसेफ हेनरी जो थे वो यूएसए में बैठे थे, माइकल फैराडे इंग्लैंड में थे, लेकिन सेम टाइम पे दोनों ने डिस्कवर किया। तो इस तरह की जो डिस्कवरीज होती हैं और उनकी डेट्स होती हैं और जो साइंटिस्ट उनको डिस्कवर करते हैं, इस तरह की चीजें एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, आगे चले गए जी हम पेज नंबर 82 पर, और पहला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो जारी बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है, इसके अंदर हमने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, और यहाँ पर 5 मुख्तलिफ तरीके आपको बताए गए हैं कि कैसे आप ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, या डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पर हमने बार बार ये चीज पढ़ी है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अब वो जैसे मर्जी आप चेंज कर लें, चाहे आपकी कॉइल स्टेशनरी हो, मैग्नेट मूव कर रहा हो, या मैग्नेट स्टेशनरी हो, कॉइल मूव कर रही हो, यानी कि कॉइल और मैग्नेट के दरमियान रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। तो यहां पर हमने मुख्तलिफ मेथड भी पढ़े कि कैसे कैसे आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। यानी कि एक चीज़ जो हमें जहन में रखनी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि इंड्यूस ईएमएफ या ईएमएफ हमेशा तभी जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, चाहे वो आप किसी भी तरीके से कर लें। तो पहला यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन हमने कहा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है। अच्छा, आप देखें, अगर तो हमारे पास सिंपल कंडक्टर है तो सिर्फ हमारे पास ईएमएफ होगा, लेकिन अगर क्लोज सर्किट है या लूप है तो वही ईएमएफ हमें क्या देगा, वो हमें देगा इंड्यूस करंट। ठीक है, अब इसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है इस पेज के ऊपर, ये जो पहला टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है द इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड विच कंडक्टर मूव्स एंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है कि इंड्यूस करंट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर लिखा हुआ है स्पीड ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी, 2 चीज़ें यहां पर मेंशन है, एक तो स्पीड है, स्पीड ऑफ कंडक्टर, जिस स्पीड के साथ आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, और दूसरी चीज़ यहां पर है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, इसी पैराग्राफ के थोड़ा सा आप नीचे जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है द करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकता है कि हाउ इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज्ड। तो 3 पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग द लूप फास्टर, और रिप्लेसिंग द लूप बाय कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। ठीक है, अब देखें, अगर इसको एमसीक्यूज बना दिया जाए कि हाउ इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज्ड, और ये तीनों ऑप्शन दे दिया जाए और चौथा ऑप्शन हो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, तो वहां पर फिर आप ऑल ऑफ दीज सेलेक्ट कर लेंगे। यही शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक हो गया।
अच्छा, इसके बाद ज़रा आप मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट पैराग्राफ है जो इनफेक्ट से शुरू हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स द लार्जर द इंड्यूस ईएमएफ। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब देखें ये एमसीक्यूज बन सकता है कि यहां पर जगह खाली छोड़ दी जाए और यहां पर लिखा हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना ज़्यादा हमारा फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, तो ये एक आपको आइडिया मैं दे रहा हूं कि किस तरह से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन हम यहां से बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद इसमें मुख्तलिफ मेथड्स दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 5 मेथड यहाँ पर दिए हैं कि किस तरह से आप फ्लक्स को चेंज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। तो इनको भी आपने देख लेना, कोई एक मेथड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आ गए हैं जी पेज नंबर 84 के ऊपर, और पेज नंबर 84 के ऊपर हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब ये टॉपिक पहले भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है, ये दोबारा भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन। ठीक है जी, अब डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसका कि डिफाइन मोशनल ईएमएफ। ठीक है, और इसी डेफिनेशन को हम शॉर्ट एमसीक्यूज कैसे बना सकते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो चीज शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकती है उसका एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है। आपने अपने दिमाग को जरा एक्टिव रखना है। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है इसको हम एमसीक्यूज भी बना सकते हैं और हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो पहली चीज मैंने कहा था कि हम टारगेट करेंगे डेफिनेशन को। डेफिनेशन के बाद दूसरी चीज जो हम टारगेट करेंगे वो है हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है जी, इसका आंसर हमें कहां मिलेगा, इसका आंसर भी हमें इसकी डेफिनेशन में मिलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर किस तरह से आ रही है, कंडक्टर का जो मोशन है, ठीक है, वो किस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड हमने किस तरह से अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको टारगेट करते हैं जी फार्मूले को। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला है मोशनल ईएमएफ का वो हमारे पास है जी -VBL साइन ऑफ थीटा। अच्छा, ये एक जनरल फार्मूला है। इसमें ये जो एंगल है थीटा ये किस किस के दरमियान लिया गया है, ये V और B के दरमियान लिया गया है। और अगर आप गौर करें, अगर आप इसमें गौर करें तो कंडक्टर की जो स्पीड है यहां पर अगर आप अपनी बुक पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमने इनटू द पेज अप्लाई किया है और कंडक्टर को हम ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी कि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। साइन 90 पुट करेंगे तो आंसर सिंपल -VBL आ जाएगा। अच्छा, यहां पर एक एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहां पर तो हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हैं। अगर हम कंडक्टर को मूव करवाएं पैरेलल, ठीक है, इफ कंडक्टर इज मूव पैरेलल, इफ कंडक्टर इज मूव्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो बताएं इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें यहां पर अगर ये पैरेलल होगा तो V और B के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर आप साइन में 0 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आप मूव करवा रहे हैं तो उस सूरत में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब यहां पर एक और एमसीक्यूज भी बन सकता है कि भाई 0 तो होगा, वो तो आपने फार्मूले को देखकर बता दिया, लेकिन 0 होगा क्यों। तो 0 होगा क्यों का आंसर है कि अगर आप कंडक्टर को पैरेलल मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और हमने इस चैप्टर के शुरू में ये बात अपने जहन में बिठा ली कि इंड्यूस ईएमएफ को जनरेट करने के लिए जरूरी है कि फ्लक्स चेंज हो, और अगर हम पैरेलल मूव कराएंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसके फार्मूले में देखें E इज इक्वल टू -VBL, इसमें L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब फर्ज कर लें कि आपसे कह दिया जाता है इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, यानी कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। देखें यहां से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि लेंथ को डबल करेंगे तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर यूज करेंगे तो भी इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा। तो इस तरह के मुख्तलिफ एमसीक्यूज जो हैं वो यहां से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा
कुछ और एमसीक्यूज में यहाँ से देख रहा था, ठीक है जी। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये मोशनल ईएमएफ असल में आ क्यों रहा है, ये किस लॉ का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू हो सकता है कि मोशनल ईएमएफ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ, किस लॉ का ये कॉन्सिक्वेंस है। अब ये लॉ तो हमने आगे पढ़ना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन चूंकि जब पेपर आएगा तो ऑब्वियसली उस वक्त तो फिर आपने सारी किताब ही पढ़ी होती है, तो यहां पर क्या आ सकता है अगर ये इस तरह का एमसीक्यूज आता है, मोशनल ईएमएफ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ, सो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सिक्वेंस है। अच्छा, इसके अलावा यहां से एक और एमसीक्यूज भी हो सकता है कि यहां पर हम ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट नहीं है। तो इसको आप आंसर कर सकते हैं कि हम जब कंडक्टर को मूव करते हैं तो हम उस पर एक्सटर्नल वर्क करते हैं, तो वो जो एक्सटर्नल वर्क है वही किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी से हमें मिल रहा है यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, पेज नंबर 86 निकाल लें। हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। जैसे मैंने पीछे कहा कि हम यहाँ पर 2-3 चीज़ों को टारगेट करेंगे, इसकी डेफिनेशन को, इसके फार्मूले को, इसके रिजल्ट्स को। इन्हीं चीज़ों से याद रखें, डेफिनेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गई, फार्मूला हो गया, रिजल्ट हो गया, इन्हीं चीज़ों से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। अब ये चीज़ आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आप इसका एमसीक्यूज भी बना सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसका फार्मूला लिख लें तो हमारे पास फार्मूला है जी इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -n del phi ओवर del t। बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये माइनस क्यों है, द माइनस इन द फैराडे लॉ इज ड्यू टू, किस वजह से है, दिस इज ड्यू टू लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ में हमने एक्सप्लेन किया है कि ये माइनस यहां पर क्यों आ रहा है। एक्चुअली ये जो रेट ऑफ ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज करता है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, जिस वजह से ये माइनस आता है। और इस माइनस की जो एक्सप्लेनेशन है वो किस में है, लेंज लॉ में है। तो कौन सा लॉ इस माइनस को एक्सप्लेन करता है, लेंज लॉ। तो ये भी एक एमसीक्यूज हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर देखें ये दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। अब अगर यहां पर हम यूं कह दें, बाज़ का ना इस तरह का एमसीक्यूज भी बन के आ जाता है कि ऐसे वो कहते हैं जी इनमें से बताएं, ये 4 इक्वेशंस आपको दे दी जाएं और कहा जाए कि बताएं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन फैराडे लॉ है। तो जाहिर बात है कि ये तो आपको पता ही कि इनमें से कौन सी फैराडे लॉ होगी। तो अच्छा, ये एमसीक्यूज देखें, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब अगर आप ऐसा करें, आप कहें जी कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, यानी कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। भाई क्लियर नजर आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या देखें, सवाल को घुमाना ही है ना, ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास जो फ्लक्स है पहले वो φ1 था, आफ्टर टाइम इंटरवल del t फ्लक्स हो गया φ2, ठीक है। तो बताइए इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -n del phi, यानी कि चेंज इन फ्लक्स वो क्या है, φ2 - φ1 ओवर del t। इक्वेशन वही है, देखिए चीजें वही होती हैं जो हमने बुक में पढ़ी होती हैं, सिर्फ थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर सोचने की जरूरत होती है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो है जी लेंज़ेस लॉ, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी लेंज़ेस लॉ। अब लेंज़ेस लॉ, जैसा कि हमने कहा था कि इस इक्वेशन में जो माइनस आ रहा है, लेंज़ेस लॉ उस माइनस को एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक एमसीक्यूज आता है, ठीक है। लेंज़ लॉ इज यूज टू डिटरमिन, लेंज़ लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं, या लेंज़ लॉ इज अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, लेंज़ लॉ इज अबाउट इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इंड्यूस करंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट, ठीक है। तो लेंज़ लॉ हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा है जी, हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब है कि लेंज़ेस लॉ इज अबाउट द इंड्यूस करंट, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हमने इसको बताना है कि अबाउट इंड्यूस करंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इसका जो कॉन्सेप्ट है लेंज़ लॉ का, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे
लिखे भी हैं। हाउ लेंज लॉ इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि लेंज लॉ से एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है कि लेंज लॉ इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया, हाउ लेंज लॉ इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बुक का जो पेज नंबर 89 है, ठीक है जी, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है कि जब आप एक बार मैग्नेट को एक कॉइल के करीब लेकर आते हैं, ठीक है, तो उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आता है, फिर उसमें इंड्यूस करंट आता है। अब इंड्यूस करंट जो है वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो बार मैग्नेट है उसको क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि जब आप बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लाते हैं तो कॉइल का जो फेस है वहाँ पर नॉर्थ पोल बनता है, तो वो उसको रिपेल करता है। लेकिन अगर हम बार मैग्नेट को अवे मूव करते हैं तो फिर कॉइल का वो फेस जो बार मैग्नेट के सामने होता है वहां पर साउथ पोल बन जाता है, और जब साउथ पोल बनता है तो उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी कि अच्छा, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहां से बनाया है, हाउ लेंज लॉ डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेंज लॉ किस तरह से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को निकालता है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको अभी बताया कि कॉइल का वो फेस जो मैग्नेट के सामने होता है, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, वहां पर नॉर्थ पोल बनता है अगर आप मैग्नेट को उसके करीब लेकर आते हैं। यही अभी आंसर हमने डिस्कस किया है। अच्छा, उसके बाद ये पेज नंबर 89 जो है, इसके एंड वाले दोनों पैराग्राफ्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर ये मेंशन किया है कि जब आप बार मैग्नेट को करीब लाएंगे तो कॉइल का वो फेस जो बार मैग्नेट के सामने होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा, और जब मैग्नेट को अवे मूव करेंगे तो कौन सा पोल बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला पैराग्राफ है वहाँ पर लिखा हुआ है द लेंज लॉ इज़ आल्सो द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पेज नंबर 90 के ऊपर, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ से बनाए हैं। एक तो पहली तो हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि जो चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती है ना, वो एमसीक्यूज भी बन सकती है। तो म्यूचुअल इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, देयर क्लोजनेस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स एंड द नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ये चार चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इन पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखें, ये इसको आप चाहे तो एमसीक्यूज बना लें, चाहे तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो यूनिट है, ठीक है जी, आपको पता है कि चाहे म्यूचुअल इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्शन है, दोनों का यूनिट क्या है, हेनरी। ठीक है, और आपको पता है कि हेनरी किसके बराबर होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर होता है। अच्छा, अब इस चीज़ को एमसीक्यूज बनाया जा सकता है कि जी 1 हेनरी इज इक्वल टू व्हाट। इसके अलावा जो हेनरी की डेफिनेशन है, हेनरी की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पर ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है 92 पेज के ऊपर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल्फ इंडक्शन है। अब जो जो चीज़ें मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्शन में बताई हैं, सेम वही चीज़ें सेल्फ इंडक्शन में भी आपने करनी है, लेकिन सेल्फ इंडक्शन को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। इसी टॉपिक का जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 94 के ऊपर, वहाँ पर लिखा हुआ है द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द self induced EMF must oppose the change that produced it. This is why that's why it's called self induced EMF or sometime back EMF. ठीक हो गया जी, this is according with the Lenz law. ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिखी हुई डेफिनेशन ये बैक EMF की है, इसका मतलब है कि बैक EMF भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और इसी को आप एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस पैराग्राफ को मैं इसलिए कहता हूं कि जहां पर भी कोई टॉपिक खत्म होता है ना, उसका जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उसके बाद आप आ जाएं जी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, टॉपिक नंबर 7, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो इसको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि ये चूंकि लेंथी टॉपिक है, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
जी बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये लेंथी टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब इसका जो सबसे पहला पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीछे हम पढ़ के आए हैं कि कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन वहाँ पर प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, लेकिन यहाँ पर इंडक्टर में एनर्जी किस में स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये एक MCQs है कि एनर्जी जो इंडक्टर स्टोर करता है वो किस में करता है जी? मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, एनर्जी की फॉर्म। ठीक है जी, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ठीक है जी, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है जी, तो ये तो हो गए यहाँ से MCQs। जो चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन होती हैं मैंने आपको बताया कि वो MCQs भी बन सकते हैं, जो MCQs बन सकते हैं वो शॉर्ट भी बन सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर 2-3 MCQs बताया हमने। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से इस टॉपिक के एंड पे एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताया गया है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है, व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके फार्मूले को देखें तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर जो है दैट इज़ ½ Li²। ठीक है जी, इसमें ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंडक्शन है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? करंट है। अब देखें यहाँ से MCQs कैसे बनते हैं कि इफ़ द करंट इज़ डबल, अगर आप करंट को डबल कर देते हैं, यानी कि आप करंट को यहाँ पर 2I कर दें और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2I ये क्या हो जाएगा? 4I² हो जाएगा। तो जो 4 है उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो 1/2 Li² बच जाएगा अंदर। ये जो 1/2 Li² है ये एक्चुअली हमारी क्या है? ये हमारी एनर्जी है करंट को डबल करने से पहले। तो डबल करने के बाद जो एनर्जी है वो पहली वाली से 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप L को डबल करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फिर एनर्जी उसी हिसाब से डबल होगी। लेकिन I के ऊपर चूंकि स्क्वायर है, अगर आप I को डबल करेंगे एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी, और अगर आप I को हाफ करेंगे तो एनर्जी 4 टाइम्स कम होगी। तो इस तरह के MCQs भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये एनर्जी स्टोर ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? ठीक है जी, तो ये कुछ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी AC जनरेटर। एक चीज़ याद रखें, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना, डिवाइसेस, चाहे वो जनरेटर है, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, कोई भी है, उसमें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता होता है वो बनता है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसी चीज को आप शॉर्ट क्वेश्चन भी MCQs भी बना सकते हैं। सो व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर? तो AC जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी चीज को आप MCQs भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर और DC जनरेटर, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है? अच्छा, उसके बाद जितनी भी डिवाइसेस होती है ना, उनके जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ स्लिप रिंग्स इन AC जनरेटर, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्मेचर इन AC जनरेटर, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन ब्रशेज इन द AC जनरेटर। ठीक है जी, तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है AC जनरेटर में, ठीक है जी, वो कैसा मिलता है? वो साइनोसॉइडल मिलता है। तो आउटपुट ऑफ AC जनरेटर या आउटपुट वोल्टेज ऑफ AC जनरेटर इज साइनोसॉइडल। ठीक है जी, ये भी एक MCQs हो सकता है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कि AC जनरेटर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपने इसके फार्मूलों को देख लेना है। इंड्यूस्ड EMF का जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है दैट इज NWAB sin ओमेगा T। ठीक है, अच्छा, ये तो जनरल फार्मूला है। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है? तो इसकी जो पीक वैल्यू है दैट इज NωAB। ठीक है जी, इसको मैंने पहले गलती से W पढ़ा, तो ये ओमेगा है, असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, सो ये इसकी पीक वैल्यू है। तो इस तरह का MCQ भी हो सकता है कि पीक वैल्यू ऑफ EMF या आउटपुट वोल्टेज इन AC जनरेटर, उसका फार्मूला क्या है, इसको भी आप MCQs बना सकते हैं। इसी तरह से करंट का भी हमारे पास है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T। इसमें जो I नॉट है ये क्या है? ये हमारे करंट की पीक वैल्यू है। ठीक है जी, और I नॉट एक्चुअली बराबर किसके है? I नॉट आपको पता है कि करंट किसके बराबर होता है? वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो ये पीक वैल्यू है, और इसकी जो जनरल वैल्यू हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF अपॉन R
और साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, तो ये आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है उसके बाद ये मुख्तलिफ ओरिएंटेशन दिखाई गई हैं कॉइल्स की, और नीचे उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ग्राफ बनाया गया है जहाँ पर हमें AC वोल्टेज की पीक वैल्यूज़ और बाकी वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इस वक्त जो कॉइल है ना वो ऐसे परपेंडिकुलर पड़ी है, यूं करके कॉइल पड़ी है। ये कॉइल की स्पीड है इस तरह से, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरो जो है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो जिस वक्त कॉइल का प्लेन, देखें ये कॉइल का प्लेन है। अब इस तरह का MCQs आप बना लें कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उस वक्त V और B के दरमियान एंगल क्या होगा, 0। ठीक है, अगर V और B के दरमियान एंगल 0 हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास इंड्यूस EMF भी क्या आ जाएगा, 0, और इंड्यूस करंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आउटपुट आपके पास 0 आ जाएगा। उस वक्त जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, नॉर्मल होगा। अच्छा, अब आप इस पोजीशन में देखें, ऐसे अगर आप इस पोजीशन में देखें, इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है जी, ये देखें प्लेन ऑफ कॉइल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। लेकिन चूंकि वेलोसिटी को हमने इस एरो से रिप्रेजेंट किया है यूं करके, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से हो, वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो इस तरह से हो, तो क्या एंगल बनेगा उनके दरमियान, 90। ठीक है, इस सूरत में इंड्यूस्ड EMF और करंट दोनों क्या होंगे, इनकी पीक वैल्यूज आएंगी, मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी। तो ये भी कन्फ्यूजन से आपने बचना है कि ये एंगल एक्चुअली जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ये V और B के दरमियान ले रहे हैं, प्लेन के दरमियान नहीं ले रहे। ठीक है जी, प्लेन के दरमियान लेंगे तो फिर साइन नहीं आएगा, फिर कॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने जहन में रखना है कि अगर इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो प्लेन ऑफ कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी। ये भी आप MCQs इसके बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आर्मेचर का जिक्र है। आर्मेचर क्या होता है इसके बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में, ठीक है जी, उसको भी आपने याद कर लेना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी DC जनरेटर। अब DC जनरेटर में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर के अंदर आपने इस्तेमाल किया कम्यूटेटर। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ कम्यूटेटर या व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। हम वो जो स्प्लिट रिंग है उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। तो ये दो तरह से सवाल हो सकता है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ कम्यूटेटर या व्हाट इज़ कम्यूटेटर, ठीक है जी, या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर। उसके बाद MCQs यहाँ से कि ये जो कम्यूटेटर है ये किसने इन्वेंट किया, हु इन्वेंटेड कम्यूटेटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विलियम स्टर्जियन, इन्होंने इन्वेंट किया। ठीक है जी, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज ऑफ DC। AC में तो हमने कहा कि आउटपुट वोल्टेज साइनोसाइडल होता है, ठीक है, लेकिन जो DC है हमारे पास, DC में हमारे पास चूंकि डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है जी, डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास, तो कुछ इस किस्म की आउटपुट वेव फॉर्म आपको नज़र आती है। अब ये स्मूथ है तो DC, लेकिन स्मूथ DC नहीं है बल्कि पल्सुएटिंग DC है। ऐसा ये कांस्टेंट DC नहीं है, ठीक है, ऐसा DC है जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे पल्सुएटिंग DC। तो ये भी MCQ हो सकता है कि इसकी जो आउटपुट होती है वो पल्सुएटिंग होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। ठीक है जी, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, इसको आपने तैयार करना है। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक्चुअली बैक मोटर इफेक्ट होता क्या है। ठीक है जी, और यहाँ से एक MCQs बन सकता है कि बैक मोटर इफेक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ये किस लॉ को फॉलो करता है, तो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास DC मोटर आ रहा है। ठीक है जी, जो चीज़ें हमने DC जनरेटर में पढ़ी हैं सेम उसी तरह के क्वेश्चन ही हमारे पास DC मोटर में भी आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी। हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए हैं, एक बैक EMF इन मोटर्स और एक ट्रांसफार्मर। जी बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी पेज नंबर 102 से, जहाँ पर लिखा हुआ है जी बैक EMF। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ पर ये बैक EMF है, एक तो इसकी डेफिनेशन हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है, और इसके पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक EMF इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ मोटर। देखिए आप इसको अब MCQs बना सकते हैं कि बैक EMF इज़ प्रोपोर्शनल टू वट, स्पीड ऑफ मोटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे, पेज नंबर 103 पे, जहाँ पर ये बैक EMF का फार्मूला लिखा हुआ है, वहाँ पर स्टार्ट में लिखा हुआ है व्हेन द मोटर इज जस्ट स्टार्टेड द बैक EMF इज ऑलमोस्ट जीरो।
इसका मतलब है कि इसको एमसीक्यूज बना लें कि व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप इसके आखिरी जो इसकी इसी पैराग्राफ की जो आखिरी लाइंस हैं वहां पर लिखा हुआ है इफ द मोटर इज ओवरलोडेड। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन बना लें कि व्हाट हैपेंस टू बैक ईएमएफ व्हेन मोटर इज ओवरलोडेड। तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है इफ द मोटर इज ओवरलोडेड बियॉन्ड द लिमिट्स द करंट कुड बी सो हाई दैट इट बर्न्स आउट द मोटर। अच्छा अब ऐसा क्यों होता है? इफ द मोटर इज ओवरलोडेड जो बैक ईएमएफ है वो क्या हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है, जिससे करंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, जिससे मोटर जो है वो बर्न आउट हो सकती है। ठीक है, अब इस चीज को आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं और इसी को आप एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर पे आ गए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जी इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जितने भी मशीन्स वाले टॉपिक्स होते हैं ना, उनके जो सर्किट डायग्राम्स होती हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई इसकी सर्किट डायग्राम बनाएं, स्टेप अप की सर्किट डायग्राम बनाएं, स्टेप डाउन की सर्किट डायग्राम बनाएं, या एक अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, व्हाट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी इसमें लॉसेस कौन कौन से, उनके नाम लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकता है। हमने पढ़ा एडी करंट लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस होता है। उसके बाद एफिशिएंसी। ठीक है जी, अब एफिशिएंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर की, आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है। अभी एमसीक्यूज भी हो सकता है, व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर 100%। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर की जी आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो टर्न रेशो का फार्मूला हमारे पास है, ठीक है जी, टर्न रेशो का जो फार्मूला है NS/NP इज इक्वल टू VS ओवर VP, इस फार्मूले को आप एमसीक्यूज इससे बनाया जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ क्वेश्चन है। वैसे ओवरऑल जो है ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, एक तो इसकी डेफिनेशन करके तो स्टेप अप स्टेप डाउन तक, या स्टेप अप स्टेप डाउन को छोड़ के एफिशिएंसी वाला जो अगला सारा हिस्सा है आइडियल ट्रांसफार्मर वाला, वो सारा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो है उसमें आपको पता है कि हमने पढ़ा कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है जी, प्राइमरी पे जो पावर होती है वो सेकेंडरी वाली पावर पे के बराबर होती है। इसके अलावा हमने देखा कि ट्रांसफार्मर जो है वो करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं करता, वो सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। वो पावर को भी स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो ये चीज़ें आप ज़रा इसको एक्टिव होकर पढ़ें, तो यही चीज़ें आपके सामने शॉर्ट और एमसीक्यूज बन के आती हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा मसला होता है एमसीक्यूज में कि ये कहाँ से आ गया है। तो जैसे अभी मैंने आपके साथ चीज़ों को डिस्कस किया तो आपको आइडिया होगा कि सब कुछ आता तो बुक से ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर सोचने की ज़रूरत होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बच्चों अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।